हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो पेपर के अंदर आपको अराउंड 10 नंबर के आसपास दे के जाती है। बोर्ड के अंदर 10 नंबर के आसपास की वेटेज रखता है चैप्टर। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आता है, थ्योरी भी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में इस मेथड में हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के मेथड्स है उनको डिस्कस करेंगे। और अपनी वीडियो के अंदर आज हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। वीडियो को छोटा रखेंगे ताकि फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए। बट हाँ, फॉर्मूला के बाद उनकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने बहुत जरूरी होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट टॉकिंग फर्दर, स्टार्ट करते हैं हमारे मेथड्स को और समझते हैं हमारे फॉर्मूलास को। हाँ जी बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यानी कि 4th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसको पढ़ने से पहले याद करो अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ चैप्टर इनकम के अंदर हमने पढ़े थे कुछ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेजेस से होकर हमारी इनकम गुजरती थी। अगर आपको याद हो, पहला फेज था सर प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज के बाद हमने पढ़ा था सर, याद होगा अगर आपको, कौन सा फेज? इनकम फेज। इनकम फेज पढ़ा था। इनकम फेज के बाद सर हमने पढ़ा था एक यहां पर कंजम्पशन फेज। कंजम्पशन फेज या फिर इसको हम डिस्पोजिशन फेज भी बोलते थे। 3 फेजेस थे सर। प्रोडक्शन फेज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता था। ठीक है सर, ये तो प्रोडक्शन फेज का काम हो गया। फिर अगर मैं इनकम फेज की बात करूं, इनकम फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाता था। यानी जो आपने इनकम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर जनरेट करी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी इस फेज के अंदर। देन फिर इनकम को कंजम्पशन कर दिया जाता था, कंजम्पशन ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसको मैं कह सकता हूं ये एक तरीके से मेरा डिस्पोजिशन फेज था। इनकम को दोबारा से डिस्पोजेस किया जाता था। कहां से? इनकम से कंजम्पशन पे। डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। देखो हुआ क्या, पहले याद करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड को पेमेंट करी। उस पेमेंट को हाउस होल्ड ने फिर से खर्चा किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, जिससे हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो गया था। सर उसी सर्कुलर फ्लो में ना हमारे इस चैप्टर 4 का ओरिजिन छुपा हुआ है। क्या ओरिजिन है? ध्यान से देखना। यानी इनकम पहले यहां से यहां गई, फिर उसके बाद इनकम फिर से यहां पे गई। ये हमारे फेजेस ऑफ प्रोडक्शन थे। ध्यान से देखना, प्रोडक्शन फेज के अंदर ना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। यानी आपने एक वैल्यू जनरेट करी। क्या वैल्यू सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को पे होने वाली वैल्यू। क्या पे हुआ इनको सर? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये टोटल करके जो आपने इसका टोटल की वैल्यू तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया ना। मैंने अगर मान लो ये वाला गुड बनाया इस फेज में, तो इसके ऊपर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब कुछ लगाया। यानी ये लगा के मैंने बनाया। यही वैल्यू मैंने इनको पे कर दी। यानी इन लोगों की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड की वो इनकम हुई। यानी इन्होंने यही रिसीव किया। तो मैं कह सकता हूं जितने का बनाया वही इन्होंने रिसीव किया। इन्होंने भी तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट रिसीव किया। देखो फर्स्ट फेज में जो वैल्यू जो वैल्यू जनरेट हुई वही वैल्यू इनको पे की गई, और एट द एंड वही वाली वैल्यू आगे इन्होंने कंजम्पशन करके वापस इनको दे दी। यानी जिन लोगों ने प्रोडक्शन किया था वापस उनके पास पहुंची। यानी जो कंजम्पशन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज पे वो भी उतना ही हुआ। ध्यान से देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो वैल्यू जनरेट होगी उतनी ही इनकम पास ऑन होगी और उतना ही फिर कंजम्पशन हो जाएगा। यहां से जो मेथड बनता है ये है वैल्यू एडेड मेथड। यहां से जो मेथड बनता है वो है इनकम मेथड। और इधर से जो मेथड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा मेथड सर? एक्सपेंडिचर मेथड। और ये 3 मेथड हैं इस चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर, जिससे आपने अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है। तो हमारे चैप्टर का क्रक्स है 3 मेथड। एक्चुअल में इन मेथड्स की ओरिजिन तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सीख गए, जो आपके सामने दिख भी रही है। अब यहां पर हम लोग इन तीनों मेथड्स की एप्लीकेशन सीखेंगे और निकालेंगे आंसर। तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा क्योंकि तीनों मेथड पे हमारी जो वैल्यू है वो सेम है। तो चलिए देखते हैं तीनों मेथड को। आज की वीडियो में हम लोग इन तीनों मेथड्स के बारे में जो फॉर्मुलाज हैं वो जान लेंगे और नेक्स्ट बार इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मुलाज के साथ। हाँ जी बच्चों, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड आपकी स्क्रीन पे है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सर इतने आसान है? बेटा देखो, है तो आसान ही, नो डाउट, बट सबको समझना पड़ता है। तीनों स्टेजेस पे इनकम का ध्यान रखना। वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की, नाम से पता लग रहा है वैल्यू एडेड, यानी हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू ऐड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको कंसीडर करके ये इनकम निकाली जाती है। सर यहां से हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालते हैं। वैल्यू एडेड को ना सर GVAMP बोला जाता है। GVAMP का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब कि जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हुए
एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो वैल्यू ऐड की है उसे जीवीएमपी निकलता है। क्या फॉर्मूला सर इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको शॉर्ट में आईसीबी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में तो याद करो बेटा, सेकंड चैप्टर के टाइम पे पढ़ के आ गए थे जब हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बातें की थी। तो सर ये तो वही वाले गुड्स है हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी वो वाला सारा कंजम्पशन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए ना एक तरीका है आपका। वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड जो आपने सेल्स करी, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ध्यान से सुनो बेटा, आपने ना इस पीरियड में सपोज 200 यूनिट की सेल करी है, ठीक है, और आपने चेंज इन स्टॉक आपका है, चेंज इन स्टॉक हटाते हैं, पहले बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है आपका 100, क्लोजिंग स्टॉक है आपका सपोज 150। ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है। और सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब जो आपने बनाया और अपने घर ले गए वो वाला किया आपने सपोज, यानी कि आपको सेल्फ कंजम्पशन गिवन है 50 यूनिट्स का। तो पूछा जा रहा है कि बताओ करंट पीरियड में प्रोडक्शन कितने का किया। देखो 200, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, ये आपका करंट पीरियड का एक तरीके से प्रोडक्शन है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, यहां मैंने लिखा है देखो स्टार मार्क करके, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी जब आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे, क्लोजिंग है 150, ओपनिंग है 100, तो 150 में से 100 गया 50 आ गया सर, प्लस सेल्फ कंजम्पशन है हमारा 50, यानी ये वो है हमारा आंसर जो 300 आया, ये वो है जो ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द पीरियड मैंने बनाया होगा। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट वही है जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन किया है। तो यानी ये प्रोडक्शन हमने इतना किया 300 इसके हिसाब से। अगर ये फॉर्मूला आपको ना भी पता होता ना, इसके बेस पे प्रोडक्शन खुद भी निकाल देते कि हाँ सर इस महीने तो 300 निकाला होगा, जो 100 है वो तो लास्ट मंथ का है, ये लास्ट मंथ या प्रीवियस पीरियड का होगा, तभी तो इस बार वो आके ओपनिंग बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आया उसको यहाँ पुट किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके वैल्यू एडेड यानी कि जीवीएमपी निकला। इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फॉर्म्स अवेलेबल है, जब सबका जीवीएमपी ऐड कर दिया जाता है, यानी जब इस तरीके से कर दिया जाता है कि सिग्मा जीवीएमपी, तो ये बन जाता है हमारा जीडीपीएमपी। तो मैं कह सकता हूं वैल्यू एडेड मेथड हमें और कुछ नहीं जीडीपीएमपी निकाल के देता है। बट सर हम लोगों ने तो नेशनल इनकम निकालनी है, और बचपन में सीखा था कि नेशनल इनकम तो एनएनपीएफसी होती है, और हमने निकाला है जीडीपीएमपी। सर कैसे पहुंचेंगे बेटा, ये भी बचपन में सीख लिया था कन्वर्ट करना। एक एक प्लेस पकड़ो, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस कर देते थे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस कर देते थे सर एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम रहता है, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस कर देते थे सर एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरीके से निकल है आपकी नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। देखो बहुत ही आसान सा मेथड है, आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके वैल्यू एडेड निकालना है, जीवीएमपी आ जाएगा, कन्वर्ट कर देना है उसको नेशनल इनकम में। जीवीएमपी जीडीपीएमपी एक ही बात है। जब मैं इंडिविजुअल फॉर्म्स की बात करता हूं तो उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, जब सबको प्लस कर देता हूं तो वो जीडीपीएमपी बन जाता है और उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप सो वैल्यू एडेड मेथड समझ आता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हैं, फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। फर्स्ट मेथड के बाद सेकंड जो मेथड है वो है आपका इनकम मेथड। अगर हम इनकम मेथड की बात करें, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या सेकंड स्टेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हाउस होल्ड जो हैं वो इनकम रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रिसीव करते हैं सर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यानी यही तो सर हमारी फैक्टर इनकम होती है। आप इन चारों को टोटल कर दो, आपका इनकम मेथड का आंसर आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, पहला है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या हुआ सर, सर ये आपकी वेजेस ही तो हुई, जो यहाँ पर वेजेस ले रहे थे फैक्टर इनकम में, वो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज ही तो होता है। कह रहा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज ना तीन तरीके से रिसीव हो सकता है। जो हमारे एम्प्लॉइज है वो पैसे कैश में रिसीव कर सकते हैं, यानी वेजेस और सैलरीज कैश में ले सकते हैं, वो काइंड में भी ले सकते हैं। काइंड का मतलब अदर देन कैश। सपोज मेरी एक फैक्ट्री है फर्नीचर की, मेरे पास एम्प्लॉय काम करता है, उसने कहा सर इस बार मेरे को सैलरी मत दो, मेरे को फर्नीचर दे दो, तो मैंने उसको फर्नीचर दे दिया, बट उसकी वैल्यू तो है ना, तो वो काइंड हो गया। उसके अलावा एसएसएस बाय एम्प्लॉयर, यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर कोई पैसा एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में दे रहा है, जैसे कि सर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड जो हो गया, ये सारे जो होते हैं यहां पर आ जाता है। कोई एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो यहां पर सारे आ जाएंगे। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर ओनली, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर। देन है हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी। सर रेंट एंड रॉयल्टी अगर रिसीव हो रहा है, किसके बदले रिसीव होता है सर, प्रॉपर्टी के बदले। ठीक है सर, देखो अगर आपके पास फिजिकल टेंजिबल एसेट है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, तो इनके बदले जो अमाउंट रिसीव होता है रेंट बोला जाता है। रॉयल्टी सर अगर कोई आपके पास राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, माइनिंग राइट, जो आप इनको किराए पे देते हो बदले में जो रिसीव करते हो उसको रॉयल्टी बोलते हैं।
फिर आता है सर हमारे पास इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है सर कैपिटल के बदले। फिर आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट जो रिसीव करते हैं एंटरप्रेन्योर से रिसीव करते हैं। सर इसके ना 3 कंपोनेंट बनाए गए। बोला कि प्रॉफिट को ना आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। एक यूज कर सकते हो प्रॉफिट को आप किस लिए सर, टैक्स देने में, इसलिए इसमें से जो टैक्स दोगे जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड, यानी इस प्रॉफिट में से जो आप डिविडेंड दे दोगे वो आएगा यहाँ पे। डिविडेंड के बाद हमारे पास आ गया सर क्या, बचा हुआ पैसा जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब आप इन तीनों को टोटल करोगे ना तो आपका निकलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं इन शॉर्ट, जैसे हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 कंपोनेंट थे, प्रॉफिट के भी 3 हो सकते हैं। फाइनली आता है हमारे पास मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड सर ये क्या है, फैक्टर इनकम तो 4 ही होती है ना, तो सर फिर ये 5th क्या है। देखो जब ना एक पर्सन ऐसा जिसकी ना इनकम, वो जो पर्सन कमा रहा है इनकम मोर देन 1 सोर्स से कमा रहा है, यानी इन चारों में से किन्हीं एक से ज्यादा सोर्स से कमा रहा है, और उसकी इनकम को ना अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर पढ़ाते हुए अगर मैं खुद ना पढ़ाता तो मैं किसी को रेंट पे देता, यानी वो रेंट की इनकम भी मैं यहीं से कमा रहा हूं, मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूं, मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज कहीं ना देके यहीं से पैसा कमा रहा हूं, यानी मैं यहां से एक तरीके से चारों कंपोनेंट के आसपास कमा रहा हूं। बट मैं इन चारों कंपोनेंट में से किसी भी कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकता, इसीलिए ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोला जाता है। जब आप इन पांचों को ऐड करोगे तो आपका निकलेगा सर एनडीपीएफसी, यानी एनडीपीएफसी ये भी आपको एक तरीके से नेशनल इनकम निकाल के नहीं देता, डोमेस्टिक इनकम निकाल के देता है। और सर हमारा नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम तो सर होता है हमारा एनएनपीएफसी, आपने निकाला एनडीपीएफसी, कन्वर्ट कर दो सर इसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, आप सीधा पहुंचोगे नेशनल इनकम पे, यानी एनएनपीएफसी पे। ये था आपका नेशनल इनकम फ्रॉम द इनकम मेथड। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड मैंने याद करने का तरीका बताया। अगर आपको फैक्टर इनकम सारी याद है तो आपका आसानी से निकल आएगा यहां पर ये इनकम मेथड भी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हैं कि फॉर्मूला में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, सब पे डिटेल में क्वेश्चन भी करेंगे। फाइनली हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है सर, एक्सपेंडिचर मेथड थर्ड स्टेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर हाउस होल्ड दोबारा से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके अपना पैसा पहुंचा देते हैं, कहां पे सर, वापस से फर्म के पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। यहां पे कह रहा है कि जो हमारा खर्चा हो सकता है देश में वो इन 4 तरीकों से हो सकता है। कह रहा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको पीएफसीई बोलते हैं शॉर्ट में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या आ गया सर, जो प्राइवेट लोग हैं, हम जैसे आप जैसे लोग जो प्राइवेट है वो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं। ठीक है सर, देखो इसके कंपोनेंट्स है, कुछ डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट। जैसे कि एक तो हो गया जो नॉर्मल रेजिडेंशियल जो हम लोग हैं, हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस होल्ड जो है वो खर्चा कर रहे हैं, वो आ गया। उसके अलावा रेजिडेंशियल हाउस होल्ड खरीद के कुछ एनजीओ में खर्चा कर रहे हैं, यानी इसका एक खर्चा बनता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खर्चा किया जाता है थ्रू दी हाउस होल्ड, वो भी आ जाता है। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, कोई ऑर्फनेज है, कोई ओल्ड एज हाउस है, वहां पर लोग रह रहे हैं, वो लोग भी तो खाना खा रहे हैं, वो लोग भी तो कंजम्पशन कर रहे हैं, बट जेब से तो कुछ नहीं खर्च रहे। यानी उन लोगों के लिए कोई बंदा तो खर्च करके पैसा वहां पर सामान देके जा रहा है ना, तो जो सामान वहां पर पहुंच रहा है ये उसकी बात कर रहा है। यानी इसके 2 कंपोनेंट, एक तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक जो वो वाला एक्सपेंडिचर है, यानी एनजीओ का जो एक्सपेंडिचर है वो वाला, इसमें दोनों आ जाएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि इसके 2 कंपोनेंट्स क्या है। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। सर गवर्नमेंट कहां पर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, बेटा गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर करती है कंजम्पशन वाला डिफेंस पे, एजुकेशन पे, जो प्रोडक्टिव सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की, हेल्थ केयर पे, इन चीजों पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट का। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएफसीई। ठीक है, पीएफसीई, जीएफसीई। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको बोला जाता है जीडीसीएफ, यानी एक देश में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द फिजिकल एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो कितनी फिजिकल एसेट एक साल में हमारी गवर्नमेंट ने जोड़ी, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनता है। देखो सिर्फ नॉट ओनली गवर्नमेंट, इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट लोग दोनों का आ जाता है इसमें। देखो प्राइवेट लोग खर्चा कहां कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स खर्चा कर सकती है, यानी बिजनेस खर्चा कर सकते हैं। सर बिजनेस का खर्चा कैसा होता है, देखो ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पहला कंपोनेंट इसका ग्रॉस बिजनेस। पहले मैं एक काम करते हैं, इसको डिटेल में करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना, इसका फॉर्मूला बनता है जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये 2 चीजें जोड़ के जीडीसीएफ बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं।
एक आता है हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी जो बिजनेस है हमारे, जो देश में फर्म्स हैं वो जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यानी बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मशीन्स खरीदना वगैरह सब कुछ आ गया। फिर आएगा हमारे पास रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारे देश में नॉर्मल लोग रह रहे हैं वो जो रेजिडेंशियल हाउसेस बना रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें। उसके अलावा थर्ड आता है सर इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट फ्लाईओवर ब्रिजेस बना रही है वो कैपिटल फॉर्मेशन जो कर रही है वो आ जाएगा। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 3 टॉपिक आ गए, प्लस इसमें जब हम चेंज इन स्टॉक कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 3 कंपोनेंट देखे। लास्ट में हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं सर? हमारे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हो तो नेट एक्सपोर्ट निकल आता है। सर इससे ना वही आंसर निकलता है जो ना वैल्यू एडेड मेथड से निकला था, यानी सर इस वाले मेथड से भी आपका जो आंसर निकलेगा वो जीडीपी एमपी ही होगा। पर हमें क्या चाहिए सर? हमें तो एनएनपी एफसी चाहिए होता है, नेशनल इनकम तो हमारा ये होता है। तो जीडीपी एमपी को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर? ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस कर दिया एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस कर दिया एनआईटी। जैसे ही हमने किया हमारा निकल आया नेशनल इनकम, और हमने निकाल लिया अपना तीनों मेथड से नेशनल इनकम। देखो आज की वीडियो में ना हमने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग गेन करी है कि तीनों फॉर्मूले में क्या क्या आता है। इन तीनों फॉर्मूला के इंडिविजुअल क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन मिला के करना जरूरी है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके फॉर्मूलास बहुत जरूरी हैं। ये फॉर्मूलास अच्छे से नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट्स बना लो। वीडियो तुम लोगों ने लाइक कर रखी है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन का यूज करो। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।